अदीब साहब का, जिन्होंने एक ऐसी महफिल जुटाई है जिसमें मौजूदा सियासी हालात पर और आने वाले हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू हो रही है। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। ये जो स्टेज है, मुझे लगता है कि सियासी तकरीर नहीं बल्कि थोड़ा सा संजीदा वो गुफ्तगू की जाए कि आने वाला रास्ता क्या हो सकता है और मौजूदा सियासी हालात में कैसे अपने मसले पुरजोर तरीके से सियासी ऐवानों में रखे जा सकते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से लोग यहां बैठे हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जैसी शख्सियत यहां बैठा है, हमारे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां बैठे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इस मुगालते में मत रहिए कि इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो बहुत सारी चीजें बदल देगा अगर आप बेदार नहीं होंगे तो। बहुत धूर्त लोगों से मुकाबला है। पिछली बार आपको याद होगा 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो तस्वीर आप सब ने देखी होगी कि जब पहली बार वो पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर पहुंचे थे पार्लियामेंट में इंटर करने के लिए, तो उन्होंने पार्लियामेंट की सीढ़ियों को सजदा किया था और उसकी खाक जो है वो अपने माथे से लगाई थी। और फिर 10 साल में यह हुआ कि पुरानी पार्लियामेंट ही बदल दी, नई पार्लियामेंट बना दी। इस बार जब वो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं तो उन्होंने संविधान को अपने माथे से लगाया है। तो इस मुगालते में मत रहिए कि चीजें बहुत आसान हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम हम इन मसलों पे बात करने के लिए बैठ रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में भी झांकना तो पड़ेगा। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, अस्ल मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। मेरे भाई, हम इस एसी ऑडिटोरियम में बैठ करके एक खूबसूरत महफिल सजा के गुफ्तगू तो कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी हल तब निकलेगा जब इन महफिलों को और इन तमाम लोगों को लेकर के हम उन इलाकों में भी चलें जहां असल में जुल्म हो रहा है। हमें हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाना पड़ेगा। अच्छी कोशिश है कि आईएमसीआर लगातार अलग अलग शहरों में जा रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन एक बात हमें बहुत सलीके से समझनी पड़ेगी। सेकुलरिज्म के मायने बदले हैं मुल्क में। और एक बहुत जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूं, और खासतौर से मेरी कौम सामने बैठी है उससे कहना चाहता हूं। किसी नेता का आपकी दी हुई टोपी पहन लेना और किसी नेता का आपका दिया हुआ गमछा कांधे पे डाल लेना ही सेकुलरिज्म नहीं है। इस खेल से बाहर निकलिए। अपनी टोपियां जो इतनी मियारी हैं उनको सियासी लोगों के सरों पर पहनाना बंद करिए। आप उन्हें किसी महफिल में एक बार टोपी पहनाते हैं, फिर वो आपको अगले 5 साल टोपी पहनाते हैं। इस खेल को समझिए। मेरी गुजारिश है आप ये, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि कोई आपकी टोपी पहन ले तो आप खुश हो जाएं। हमारी कौम खुश हो जाती है। हमारा गमछा कोई अपने कंधे पे डाल लेता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमें हमारे अफ्तारियों में आकर के कोई एक खजूर खिला देता है तो हम खुश हो जाते हैं। नहीं, सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी की पहचान के साथ सामने वाला तबका कबूल करे और हम सामने वाले तबके के नेताओं को, वहां के समाज को उनके पहनावे और उनकी पहचान के साथ कबूल करें। यह बदलाव हमें अपने माशरे में लाना पड़ेगा, अपने समाज में भी लाना पड़ेगा, उसे बेदार भी करना पड़ेगा। मैं
कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, बस ये कह रहा हूं कि बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ सियासत से उसका हल नहीं निकलेगा। मैं मौलाना साहब के करीब में बैठा था, मैं संजय साहब को सुन रहा था। संजय भाई ने एक बात ये कही ना कि जब 1992 का हादसा हुआ तो सबसे पहले इरफान मेरे घर पे जाके खड़ा हुआ, जिसने ये कहा कि मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। तो हमें ऐसे इरफान के साथ साथ हमें बहुत सारे ऐसे संजय सिंहों की भी जरूरत हो कि जब इमरान प्रतापगढ़ी का घर ऐसी किसी मुश्किल में आए तो तमाम संजय सिंह खड़े हो सकें, जो ये कह सकें कि इमरान के घर की एक ईंट को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। मेरे भाई, मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में गया, कैंपेन किया। आज जो रिजल्ट है, कम से कम उससे एक चीज जरूर हुई है कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से लोग फोन करके कहते हैं कि हमने थोड़ी सी सुकून की सांस जरूर ली है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपकी लड़ाई खत्म हो गई है। और एक सियासी पार्टी में हूं मैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा हूं, देश की पार्लियामेंट में हूं। मेरे बुजुर्गों को भी एक बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया के हर मुल्क की सियासत 25 साल में एक नया शेप लेती है, 30 साल में एक नया शेप लेती है। हिंदुस्तान की सियासत पिछले 25 सालों में एक नया शेप ले चुकी है। आप इसे तस्लीम करें या ना करें, वक्त इतनी तेजी से बदला है, टेक्नोलॉजी ने, सोशल प्लेटफॉर्म्स ने इतना बदलाव ला दिया है कि आप यहां खड़े हो कि अभी तकरीर कर रहे हैं और आपकी यहां की तकरीर हिंदुस्तान के किस शहर में क्या बता करके दिखाई जा रही होगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो मैं अपने बुजुर्गों से एक बात ये कहूंगा कि मुझे खुशी है इस बार पार्लियामेंट में कुछ नए और नौजवान चेहरे जीत करके आए हैं। जियाउर रहमान बर्क साहब आए हैं, इकरा आई हैं, आगा साहब बोल रहे थे, ऐसे तमाम नए चेहरे जीत करके आए हैं। मुझे अपने बुजुर्गों से ये कहना है कि हम सब बहुत कम उम्र है हमारे पास तजुर्बे बहुत कम हैं, लेकिन अब हम वहां पहुंचे हैं तो हमसे काम लीजिए, हमें अपने पास बिठाइए, हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां डालिए, क्योंकि हमारे कंधे नए हैं और ज्यादा बोझ उठा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां डालिए और कम से कम जितने भी माइनॉरिटीज के, चूंकि माइनॉरिटीज के इश्यूज पे बात हो रही है, जितने भी माइनॉरिटीज के मेंबर आप पार्लियामेंट जीत के आए हैं, ऐसी एक तरकीब निकालिए कि किसी शाम वो एक साथ चाय पर तो बैठ सकें, ताकि तमाम सियासी दलों को ये लगे कि ये एक हैं, इनके मुद्दों पर हमें बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो ये मिल करके सवाल खड़ा करेंगे। ये आपको करना पड़ेगा। मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं और मैं जिस लायक हूं, मैं अदीब साहब के सामने ये पेशकश भी रखता हूं कि हिंदुस्तान के जिस भी शहर में आप IMCR का सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चाहें, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना चाहें, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन की हैसियत से हर वक्त आपके साथ खड़ा हूं। पैसा, संसाधन, रिसोर्सेज, सब कुछ जहां भी आपको मेरी जरूरत लगेगी, इंशाअल्लाह मैं किसी मौके पर आपसे पीछे नहीं रहूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। दूसरी अहम बात, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें पार्लियामेंट में उठाए जाने की जरूरत है, लेकिन पार्लियामेंट, चूंकि अदीब साहब पार्लियामेंट में रहे हैं इसलिए इन्हें पता है कि पार्लियामेंट में 2 मिनट 3 मिनट बोलने का मौका कैसे फराहम होता है और कितनी मुश्किलों से होता है। ये जो नए लोग जीत करके आए हैं, अभी साल भर तो शायद देश आवाज भी ना सुन पाए ओथ लेने के बाद, क्योंकि ऐसी तरकीब रहती है कि बहुत आसान नहीं होता बोल पाना। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप सब हम नए बच्चों की तरबियत करिए। जो बुजुर्ग हैं, देखिए सियासत से ही अकेले हल नहीं निकलेगा, ये एक सच्चाई है। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो अगर ताजमहल बनाने हैं तो बहुत सारी चीजों को इंटरकनेक्ट करना पड़ता है। RSS ने क्या किया, क्यों इस पॉलिटिकल सिनेरियो में RSS को आप, उनकी कामयाबियों को आप तबसरा करिए तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने एक काम किया, उन्होंने जुडिशरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिक्स हो, अलग अलग जगह के लोगों को इंटरकनेक्ट किया है। इससे इनकार करिए या ना करिए। हमारे साथ क्या है, हम एक दूसरे के साथ चाय पीने को तैयार नहीं है,
हम एक दूसरे की तारीफ सुनने को तैयार नहीं है। हमें लगता है कि जब तक इसकी जड़ नहीं काटेंगे तब तक हमारी जगह ही नहीं बनेगी। ये एक सच्चाई है। इससे कौम को निकलना पड़ेगा, इससे समाज को निकलना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारे मजहबी रहनुमाओं को आगे आकर के इस पे बात करनी पड़ेगी। और एक बहुत कड़वी बात यहां कह करके आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत कड़वी बात है, लेकिन सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि इसे आगे तक पहुंचाइए। हम ये तो चाहते हैं कि हमारी ईद आए तो इस देश का जो नॉन मुस्लिम लीडर है वो शानदार सी फोटो और ग्राफिक बना करके मुबारकबाद दे। हमारे त्योहारों पर वो आगे आए और हमें सिवैयां खिलाए, हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन आपका कोई नेता अगर ईद की होली की मुबारकबाद दे दे, और अगर वो होली में कहीं किसी सियासी मजबूरी की वजह से ही सही खड़ा हो जाए और उसके कपड़े पे एक रंग लग जाए, तो ये जो फतवे निकलते हैं, इन फतवों से भी कौम को बाज आना पड़ेगा। ये मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इस देश में कितनी पार्लियामेंट है जहां आप अकेले चुनाव जीत सकते हैं? इस बात को, इसका डेटा कलेक्ट करिए। बमुश्किल 10 से 15 सीट निकलेंगी जहां आप अकेले चुनाव जीत सकते हैं। बाकी कैसे जीतेंगे? आपके साथ कौन सा समाज है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है? उसको बांटने की बहुत सी कोशिशें तो हुई हैं पिछले 70 साल में, लेकिन जोड़ने के लिए हमने 70 साल में क्या किया है? आपको यह तो समझना पड़ेगा, इस पे बातचीत तो करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो ऐसे ही महफिलें जुटाइए, लोग आएंगे, लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, हासिल नहीं निकलेगा। ये बात मान लीजिए। मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मैं इस उम्र में जितना मैंने जिंदगी को जिया है उस बुनियाद पर आपसे ये बात कह रहा हूं। बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारे सियासी प्लेटफॉर्म से लोग नहीं बोल सकते। उसके लिए एक प्रेशर ग्रुप की जरूरत होती है। मैं चाहता हूं वैसा प्रेशर ग्रुप जनरेट हो। पिछले दिनों जब सुनहरी बाग का मस्जिद का मुद्दा खड़ा हुआ, मैं जावेद साहब यहां बैठे हैं, ये मेरे पास आए और उन्होंने कहा ये सिचुएशन है, मस्जिद ढहा दी जाएगी। मैंने कहा मेरा काम यह है कि मैं इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाऊंगा। आपका काम यह है कि आप इसके लिए बेदारी करिए, लोगों को बेदार करिए। और तीसरी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि एक ऐसा ग्रुप बनाइए, एक ऐसा सोशल ग्रुप बनाइए, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए कि जब कभी सुनहरी बाग मस्जिद के सामने बुलडोजर खड़ा हो तो एक मैसेज पर 200 लोग वहां खड़े होने को तैयार हो। मैं पहला आदमी होऊंगा जो वहां खड़ा होने के लिए आपको मिलूंगा। मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई और खुशी है कि अभी थोड़ा सा मसला रुका है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जहां ना अकेले एक इमरान कुछ कर सकते हैं, ना एक अकेले मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कर सकते हैं कुछ, ना एक अकेले अदीब साहब कुछ कर सकते हैं। जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। धूर्तों से मुकाबला है, और धूर्तों से मुकाबला करने के लिए वो इतनी बेशर्मी के साथ सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आखिरी एक बात बता के खत्म करता हूं कि कल हम पार्लियामेंट में राज्यसभा में खड़े होकर के नीट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां स्पीचेस चल रही थी। हमारी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फूलो देवी नेताम, जो राज्यसभा की सांसद हैं छत्तीसगढ़ से, वो नारा लगाते लगाते बेहोश होकर गिर गई। और यकीन जानिए पहली बार ऐसा मेरी आंखों के सामने का मंजर है कि हम उन्हें स्ट्रेचर पे उठा के ले जा रहे थे और चेयर पर बैठे हुए चेयरमैन साहब ने झांकने की कोशिश नहीं की कि जिंदा है कि मर गई। और उसके बाद पार्लियामेंट चलती रही। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? लेकिन यह हो रहा है तो आप समझिए कि किन से मुकाबला है, किन से लड़ना है। उन्हें पता है कि बुलडोजर आपके घरों पे चलेगा तो इस देश में एक तबका है जो बहुत खुश होता है। आप तो कंधा हैं, बंदूकें उन्हें कहीं और चलानी हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने साथ एक आध ऐसा समाज खड़ा करिए कि जो सिर्फ सियासी नहीं, समाजी तौर पर और सड़क पर भी आपके साथ खड़ा हुआ नजर आए। मेरी पेशकश है IMCR के साथियों को कि हिंदुस्तान के हर शहर में चलिए, इस तरह की कॉन्फ्रेंस करिए। उन लोगों को हौसला दीजिए जो सच में सताए हुए लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जिन्हें हर दिन इस तरह की नफरतों का शिकार होना पड़ता है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ खड़ा है। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इसके बाद दिल्ली में यह तरकीब हो कि जितने मेंबर आप पार्लियामेंट माइनॉरिटीज के जीते हैं, एक शाम जुटाइए, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत से ही किसी मसले का हल निकलेगा। मेरी जहां जरूरत हो, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल